ओके, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं विद आवर ईवीएस वन शॉट, है ना। एनवायरमेंटल साइंस का वन शॉट के साथ हम शुरू करने वाले हैं। आई नो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम से पहले देख रहे होंगे, है ना। एंड दे वांट कि भाई एग्जाम में जो आएगा वो मैं लिख के आ पाऊँ, इसीलिए मेरे को कुछ दो, है ना। एंड याद हो जाए चीजें डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने इस लेक्चर को ऐसे ही डिजाइन किया, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर्स तो मैंने देने की कोशिश की ताकि याद होता जाए, बाकी इलाबोरेटली आप लिख सकते हो आराम से, है ना। एंड ऑल्सो एक्स टू मैक्स पीवाईक्यूज मैंने लेने की कोशिश की है, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो इसलिए एक पैटर्न देखा गया कि कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, तो वो तो एटलीस्ट आप करके जाओ। बाकी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से लेक्चर देख लो, बाकी एग्जाम के लिए आप एकदम एग्जाम में फोड़ दोगे, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो हमारी ईवीएस का जो यूनिट वन है, यूनिट वन ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स मैंने देखे हैं वो काफी रिपीटेटिव है, बार बार आते हैं, तो वो कुछ इस टॉपिक से आते हैं, है ना। तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू शुरू हो गया, है ना। this is a PYQ which has come, that is what is environmental science, है ना। discuss the multidisciplinary nature of environmental science and its importance, है ना। ये आपके बिग क्वेश्चन में 4 मार्क में आ चुका है, एंड ये एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब क्या होता है, देखो। द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस रेफर्स टू how it draws knowledge and methods from various academic disciplines to understand and address environmental issues. Environmental studies deals with every issue that affects an organism. It is essentially a multidisciplinary approach that brings about an appreciation of our natural world and human impact on its integrity. मतलब कि ये जो मेरे इन्वायरमेंटल इश्यूज है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनिज्म के हर एस्पेक्ट को स्टडी करता है। ये नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ हेल्थ देख लिया, ठीक है, या एकेडमिक्स देख लिया, ऐसा नहीं है। सारी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखो, द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप that exist in our natural environment among people, animals, other organisms, water, soil, air, क्या लिखा है, एयर फ्री नहीं, एयर होगा, एयर, ओशन एंड सो ऑन। द इंटरकनेक्शंस आर न्यूमरस एंड इन्वॉल्व मेनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स। वी नीड इनपुट्स फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज बायोलॉजी, बोटैनी, जूलॉजी, सॉयल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, नेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि हमको हर एक डिसिप्लिन को मतलब मद्देनजर रखते हुए हमको एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना पड़ता है, तभी हम हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। इसीलिए हमको हर एक डिसिप्लिन का हेल्प लेना जरूरी है। डिसिप्लिन मतलब जैसे मान लो कि नेचुरल साइंसेस, ठीक है। नेचुरल साइंसेस का मतलब क्या है, जितना आप पढ़ते जाओगे उतना समझोगे। जैसे देखो, नेचुरल साइंस से हम लोगों को क्या मिलता है, दिस प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। एक एनवायरनमेंट को समझने के लिए कि भाई एनवायरनमेंट कैसे वर्क कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म की क्या क्या एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट, उस चीज को हम लोग कैसे समझते हैं, वो हम डिफरेंट डिसिप्लिन से समझते हैं। सबसे पहले हम जैसे नेचुरल साइंसेस मतलब हमारा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, जियोलॉजी हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया। ये सब के मदद से हम क्या समझते हैं कि जो फिजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस या प्रोसेसेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं, वो हमको अचानक से कुछ एक फिजिकल चेंज आ गया एनवायरनमेंट में, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, इसको हम नेचुरल साइंस वाले डिसिप्लिन से समझ रहे होते हैं। सिमिलरली सोशल साइंसेस, जैसे मान लो कोई सोशल चेंजेस आ गया, जैसे मान लो ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी, पॉलिसीज इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को कुछ पॉलिसीज, एनवायरमेंटल कुछ पॉलिसीज बना दिया, वो कैसे वो कर रहा है, फिर कुछ लॉज बना दिया रिगार्डिंग सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, है ना। तो ये सब चीजों को समझने के लिए, ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये सब चीजों को समझने के लिए हम कौन सा डिसिप्लिन यूज करते हैं, सोशल साइंस का डिसिप्लिन। ऐसे ही आप देख रहे हो बहुत सारे मल्टीपल डिसिप्लिन्स को लेके हम एनवायरनमेंट को समझते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। उसके बाद आता है आपका अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना। जैसे मान लो दीज आर वाइटल फॉर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस, है ना। इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें भी हमको चाहिए होती है। जैसे मान लो डिजाइन सिस्टम्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। हम लोग टेक्नोलॉजी से क्या बना सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा सा प्रॉपर सोल्यूशन बना सकते हैं, है ना। वो भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बना सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बना सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंस हमको हेल्प करेगा टू फोकस ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड सॉइल कंजर्वेशन। अर्बन प्लानिंग हमको हेल्प
करेगा ताकि वी कैन एम फॉर इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड यूज प्लान। ठीक है, ऐसे ही हमारा ह्यूमैनिटीज आता है, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड एथिक्स, ये क्या हेल्प करता है, दिस एड एथिकल, फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल डायमेंशंस टू एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना। इससे हमको क्या याद रखना है, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस मतलब कि इट रेफर्स टू हाउ, कैसे इट ड्रोस नॉलेज एंड मेथड्स फ्रॉम वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन्स टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज। कोई भी एनवायरमेंटल इशू को समझने के लिए जो हमारा क्या कहते हैं ये नेचर है, ये नेचर क्या करता है, हर एक डिसिप्लिन से नॉलेज लेता है ताकि वो एड्रेस कर सके, समझा सके किसको, हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज को। ये हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर होता है। अब अगर ये ज्यादा मार्क का आया तो आप क्या करोगे, जैसे नेचुरल साइंसेज हो गया, इसका आपको पता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्या हेल्प कर रहा है ना, इनका 2-3 लाइन लिख लेना। सोशल साइंसेस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जैसे मान लो इवेल्युएट कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है, कोई भी अगर पॉलिसी हो रहा है एनवायरमेंटल पॉलिसी, उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, मेरा कितना खर्चा होगा, कितना रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा, ये सब चीजें। सोशियोलॉजी जो कि स्टडी करता है सोसाइटल इम्पैक्ट्स को ऑन द एनवायरमेंट एंड पब्लिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इट डील्स विद एनवायरमेंटल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज एक्सेट्रा, है ना। एंथ्रोपोलॉजी सिमिलरली एग्जामिन्स ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ना। ये सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा 1-2 पॉइंट्स लिख के आना। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, देखो, एन इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम मतलब कि भाई एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन, जो रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए जिस स्टडी का हम लोग यूज करते हैं वो हमारा होता है इकोलॉजी, और इकोलॉजी का ही एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारा इकोसिस्टम। In other words, an ecosystem is a chain of interactions between organisms and their environment. Ecosystem क्या है, ecosystem एक chain of interactions है between कौन, between humans and environment। ठीक है, human और environment के बीच में जो relationship develop हो रहा है, उसके जो chain of interactions होते हैं, इसको हम लोग ecosystem बोलते हैं। एक और definition क्या है, an ecosystem is a natural unit consisting of living organisms, biotic components such as plants, animals, microbes and non-living components जिसको abiotic बोलते हैं, like air, water, soil etc, है ना, and they together interact in a specific environment, है ना। These components are linked through energy flow mainly from the sun and nutrient cycles like carbon and nitrogen cycle। मतलब कि इकोसिस्टम मेरे को समझाता है ह्यूमन या फिर ऑर्गेनिजम्स और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो डिपेंडेंस है इन दोनों के बीच में, ये सब चीजें कौन समझाता है, हमारा इकोसिस्टम समझाता है ना। ये जो इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स है वो कैसे लिंक्ड है, दे आर लिंक्ड थ्रू एन एनर्जी फ्लो। एक एनर्जी फ्लो होता है, फ्रॉम सन से शुरू होता है, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स आते हैं, ऐसे करके पूरा एक एनर्जी फ्लो रहता है कि जैसे सन के ऊपर डिपेंडेंट ये है, इसके ऊपर डिपेंडेंट ये है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, बोल के एक चेन ऑफ इंटरेक्शन समझाता है कौन, हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या, कि व्हाट इज चिपको मूवमेंट। ठीक है, व्हाट इज चिपको मूवमेंट, बाय हुम एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड। ठीक है, इलैबोरेट इट्स सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो एग्जैक्ट आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, द चिपको मूवमेंट जो था वाज अ नॉन वायलेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स फ्रॉम बीइंग कट डाउन। द वर्ड चिपको मीन्स टू हग इन हिंदी एज द विलेजर्स हग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ट्रीटेड, मतलब क्या, फ्रॉम फेल्ड। मतलब क्या हुआ कि चिपको मूवमेंट क्या हुआ कि एक जगह में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है, द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट, अलॉन्ग विद गौरा देवी एंड अदर विलेजर्स इन 1973 में। ठीक है, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, जिससे वहाँ के लोग आते थे, है ना, पेड़ काटने के लिए फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, जब भी ये लोग आए, दे जस्ट केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड दे जस्ट हग्ड द ट्रीज। ठीक है, उन लोगों ने ट्रीज को अच्छे से पकड़ के रखा ताकि कोई काट ना पाए। दिस वाज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट दिखाया कि नहीं, इनको आप काट नहीं पाओगे। तो इट वाज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट जिसको उन लोगों ने चिपको मूवमेंट नाम दिया, मतलब कि चिपक जाना, कि हक करना। ठीक है, अब देखो इस मूवमेंट के बारे में बोला तो आप ये चीज लिख लोगे। फिर इसका क्या सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था।
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, है ना। द मूवमेंट सक्सेसफुली स्टॉप्ड डिफॉरेस्टेशन इन मेनी एरियाज ऑफ हिमालयस। इससे क्या हुआ, एक मैसेज सेंड हुआ, है ना। इस मैसेज की वजह से क्या हुआ, बहुत जगह में जहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा था वो बंद होना पड़ा, ठीक है। दूसरा क्या है, इकोलॉजिकल अवेयरनेस। इट रीच नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द इकोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। इसने रेज किया नेचुरल इंटरनेशनल अवेयरनेस, ये चीज बहुत ज्यादा फैला, बहुत ज्यादा इसका अवेयरनेस हुआ, लोगों को पता चला इसके बारे में, फिर लोगों को ये रियलाइज हुआ कि नहीं हमको भी कुछ करना चाहिए ताकि हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकें, है ना। पॉलिसी चेंज, इस मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स उठाए। गवर्नमेंट लेटर इम्पोज्ड अ 15-year बैन ऑन फ्री फेलिंग इन द हिमालयन रीजन्स। उन्होंने बोल दिया कि 15 साल तक कोई भी ट्री को हम काट नहीं सकते, ठीक है। ये बैन गवर्नमेंट में लगाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एफर्ट बाय द विलेजर्स। इसकी वजह से इतना कुछ चेंजेस आया, है ना। सोशल इम्पैक्ट क्या था, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कैसे, वुमेन प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द मूवमेंट, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था ना, इस वाले मूवमेंट में जो औरतें थे ज्यादातर वो आगे आए एंड उन्होंने ट्रीज को ज्यादा पकड़ा, ठीक है, मर्दों से ज्यादा। यूजुअली उस टाइम पे क्या होता था, ज्यादा प्रीडोमिनेंटली लड़के ज्यादा आगे आते थे, ये होता था। बट उस टाइम पे क्या हुआ, जो औरतें थे सारे विलेज में, वो विलेजर्स जो थे वो ज्यादा आगे आए। तो एक तरफ से ये दिखा रहा है कि वुमेन भी एम्पावर है, सब मिलके वो एक चीज को लेके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो दिस showcased their deep connection to forest and natural resources, ठीक है। वुमेन ने भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, है ना। ग्रासरूट एक्टिविज्म मतलब इंस्पायर्ड मेनी अदर एनवायरमेंटल एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। इससे क्या हुआ, एक मूवमेंट की वजह से क्या होता है ना कि बाकी बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं ना, उनको एक पावर मिलता है, उनको एक सेंस ऑफ फीलिंग मिलता है कि नहीं हम भी तो कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे मूवमेंट्स और भी हुए इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मूवमेंट, है ना। community participation, it emphasized the role of local communities in environmental conservation। क्या हुआ कि लोकल कम्युनिटीज और भी ज्यादा आगे आए कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके इस मूवमेंट की वजह से, है ना। इसके बाद आपका आता है बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। इसके बाद आपका आता है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू ऑल लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। ऑब्वियसली बायोटिक मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इनको ही हम सिंपल बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। Based on nutrition, biotic components can be categorized into autotrophs, heterotrophs and saprotrophs और decomposers। इनका मतलब क्या होता है, बचपन में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ के आए होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो खुद अपना खाना बना सके, है ना, जो खुद न्यूट्रिशन अपना दे सके, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में फॉर देयर न्यूट्रिशन। और सेप्रोट्रॉप्स मतलब सेप्रोट्रॉप्स जो या फिर डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं इनको, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना। अब सबसे पहले जो मेरे बायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है, कुछ फर्दर सब कंपोनेंट्स आते हैं, वो क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है मेरे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स, है ना। प्रोड्यूसर्स में मेरे क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो खुद से प्रोड्यूस कर पाते हैं उनको मैं क्या बोल देती हूँ, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Consequently, all other organisms higher up on the food chain rely on producers for food, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक चेन बोलूँ, यहाँ पे मान लो एक चेन है, ठीक है, ये मान लो प्रोड्यूसर्स है, तो इसके बाद जो जो है ना ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये बोलेगा भाई प्रोड्यूसर आप खाना प्रोड्यूस करो तो मेरे को खाना मिलेगा, तो ऐसे समझ सकते हो। मतलब दिस सेकेंड वन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन, है ना। ऐसा यहाँ पे एक चेन ऑफ इंटरेक्शन चल रहा है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना। अब consumers include all heterotrophs and are organisms that depend on other organisms for food। जैसे कि हम humans भी है, we depend on other organisms for food, है ना।
कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब कंज्यूमर्स के भी कुछ 3 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं मेरा? सबसे पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब हार्बीवोर्स, ठीक है, ग्रास ईटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, आर ऑलवेज हार्बीवोर्स, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज हार्बीवोर्स एज दे रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, एग्जांपल रैबिट्स, काउस एटसेट्रा, है ना, हार्बीवोर्स। उसके बाद आता है हमारा कार्निवोर्स, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी, ठीक है, वो क्या डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर, मतलब जैसे ये जो कार्निवोर्स है वो डिपेंड कर रहे हैं हार्बीवोर्स के ऊपर, ये जो कंज्यूमर्स है सारे वो डिपेंड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, है ना। तो सिमिलरली अभी कार्निवोर्स जैसे ही नीचे आता जाएगा वो प्रीवियस वन से डिपेंडेंट होता जाएगा, है ना। अभी कार्निवोर्स क्या है? कार्निवोर्स डिपेंड करता है हार्बीवोर्स के ऊपर, है ना। अब डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जैसे लायंस वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जैसे डियर वगैरह को खा लेते हैं, है ना, खा के अपना न्यूट्रिशन वो करते हैं, तो दीज आर डिपेंडेंट ऑन हार्बीवोर्स। उसके बाद आपका आ गया टॉप कार्निवोर्स, है ना। थर्ड वन इज टॉप कार्निवोर्स, जिसको टर्शियरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर फूड, ठीक है, दिस डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब ये डिपेंड करते हैं हमारे कार्निवोर्स के ऊपर, है ना। तो ये वाला सॉरी नॉन वेजिटेरियन वाला हो गया कि भाई जो कार्निवोर्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना, ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर देयर फूड। टर्शियरी कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो बी कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स पता है ना, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन सा होता है? जो दोनों खाते हैं, ठीक है, जो वेज मतलब ग्रास ईटिंग भी खाते हैं एंड अदर फ्लैश ईटिंग भी होते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। एंड कार्निवोर्स सिर्फ फ्लैश ईटिंग होते हैं और हार्बिवोर्स सिर्फ ग्रास ईटिंग होता है ना। उसके बाद हमारा आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट इन सम फूड चेन्स, दिस ऑर्गेनिजम्स प्रे ऑन टर्शियरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी, ठीक है, ये इसके प्रीवियस वन पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पूरा एक फ्लो चलता है ना। पहले आता है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद आता है मेरा कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर, ठीक है। अब कंज्यूमर में भी टाइप्स है, सबसे पहला आया मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब मेरा हार्बीवोर्स हो गया, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंज्यूमर के ऊपर, सॉरी हाँ, दीज आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को समझाऊं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले मेरा आया प्रोड्यूसर्स, ठीक है, उसके बाद मेरा आया कंज्यूमर्स, जिसमें भी मेरा 3 टाइप के कंज्यूमर्स है ना। तो ये जो मेरे कंज्यूमर्स है दिस आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सबसे पहला आया मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, सो दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन माई प्रोड्यूसर। उसके बाद मेरा आया सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस इज डिपेंडेंट ऑन माई प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। अभी ये वाला जो आया सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज डिपेंडेंट ऑन माय प्राइमरी कंज्यूमर। अभी लास्ट में मेरा आया कौन सा? टॉप कार्निवोर्स, है ना। टॉप कार्निवोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर। ये डिपेंड किस पे करता है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद इसके नीचे कौन आया मेरा? इसके नीचे आया क्वाटरनरी, ठीक है। क्वाटरनरी जो मेरा होता है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। ऐसे ये चलता रहता है इंटरेक्शन, है ना। अब लास्ट में जो मेरा है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, these are present in some food chain. These organisms prey on tertiary consumers for energy. Furthermore, they are usually at the top of a food chain as they have no natural predators, है ना। इनको कोई नहीं खाता। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स यूजुअली कौन होते हैं? जैसे वल्चर्स हो गए, है ना, जो लास्ट जो डेड एंड डिकिंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको मतलब के ऊपर इनको कोई नहीं खाता, ऐसा समझ सकते हैं। इनको कोई नहीं खाता, इनके ऊपर कोई प्रे नहीं करता, ये कोई इनके पास कोई नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं होते, है ना। ओके, इसके बाद हमारा आता है डिकम्पोजर्स, है ना। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स इंक्लूड सेप्रोफाइट्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया। जैसे मैंने बोला, दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना। इनको ही आप क्वाटरनरी कंज्यूमर कह सकते हो, है ना। डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम एज दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स। ये क्या करते हैं? ये रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। रिसाइकलिंग करके ये फिर से क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को फिर से जैसे सॉइल में दे देते हैं, जो कि बाद में फिर प्लांट्स यूज करता है ना। इसके बाद आता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो भी हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मेरे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अब आते हैं मेरा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, है ना। ये पूछ सकता है
ठीक है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम बोलने के लिए। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या है? इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम्स एंड रेंडर स्टेबिलिटी, है ना। ऑब्वियसली इकोसिस्टम अगर मेरा इंटरेक्शन समझा रहा है तो वो एक जो एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसको वो बैलेंस कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ना। सपोर्ट लाइफ सिस्टम, इसकी वजह से ही लाइफ सिस्टम सपोर्ट हो पा रहा है, ठीक है। एंड रेंडर स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी ला रहा है, एक बैलेंस ला रहा है दोनों के बीच में। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, है। हम देख रहे हैं ना कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, ऐसे करके एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पहले किसी से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वापस इसके पास जा रहा है, तो एक साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे फ्लो हमको दिख रहा है। इट मेंटेन्स अ बैलेंस अमॉन्ग द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। ये एक बैलेंस मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट साइकिल्स द मिनरल्स थ्रू द बायोस्फीयर, ये साइकिल करता है मिनरल्स को, जैसे कि हमने बोला। द एबायोटिक कंपोनेंट्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जो मेरा एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे हो गए यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या करते हैं? दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बायोमास और इन द एनवायरमेंट, है ना। सॉरी, दिस आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। ये मेरे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है? मेरे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। दिस हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये लोग रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल होता है। अब आता है मेरा फूड चेन, ठीक है। फूड चेन के बारे में भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। फूड चेन क्या होता है? देखो, द order of living organism in a community in which one organism consumes other and is itself consumed by another organism to transfer energy is called a food chain। मतलब कि एक ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है? देखो, सबसे पहले आ रहा है प्रोड्यूसर, है ना। इस अगर डायग्राम में अगर देखो, सबसे पहले आ रहा है मेरा प्रोड्यूसर, ठीक है। ये प्रोड्यूसर, इसके बाद क्या हो रहा है? ये एक पूरा एक चेन या फिर एक ऑर्डर समझा रहा है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एक कम्युनिटी में जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर इन दोनों ऑर्गेनिज्म की बात करूं, प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का, तो प्राइमरी कंज्यूमर किसको ले रहा है? प्रोड्यूसर को ले रहा है ना, प्रोड्यूसर को खा रहा है, ठीक है। ये मेरा जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो किसको खा रहा है? वो प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ये खुद ही कंज्यूम हो जा रहा है बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेगा या फिर कंज्यूम कर लेगा, तो मेरा प्राइमरी कंज्यूमर खुद भी कंज्यूम हो जाता है। ऐसे चेन को हम लोग बोलते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? पहले इसने इसको कंज्यूम किया, उसके बाद ये खुद कंज्यूम हो गया, फिर ये चेन फर्दर चलता रहा टू मेंटेन अ फ्लो ऑफ एनर्जी। कहाँ से शुरू हो रहा है? प्रोड्यूसर से शुरू होके डिकम्पोजर तक, ऐसे करके ये एनर्जी चल रहा है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एक फूड चेन, है ना। आए, ठीक है। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन आपका पूछता है 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये भी आपको पढ़ना है ना। क्या क्या होता है? देखो, एकदम थियोरेटिकल चीज है, बस एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है हमारा थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या थ्रेड्स है? खुद से ही लिख सकते हो। डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, किसी मतलब मान लो कि किसी का ओरिजिनल हैबिटेट एक जगह था जहाँ पे वो स्पीशीज रहता था, अब वो डिग्रेड हो गया, ठीक है, फ्लड आ गया, उसमें कुछ भी हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो उसका हैबिटेट लॉस हो गया, तो वो अगर किसी और जगह चला जाएगा तो वो अभी अडेप्ट नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी सराउंडिंग के साथ। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। A number of species like tigers, giant pandas, etc. are on the verge of extinction because बहुत ज़्यादा इनको overuse resources, बहुत ज़्यादा overuse के वजह से, मतलब प्रॉपर यूज ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। पोल्यूशन, ऑब्वियसली पोल्यूशन इज ए रीजन, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पे इतने ज्यादा गर्मी हो जा रही है कि कोई स्पीशीज मान लो वो गर्मी की जगह में रह ही नहीं सकता, तो वो वहां पे नहीं रह पाता ना। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। पोचिंग सबसे इलीगल चीज है ना। तो ये द एनिमल्स आर किल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आर किल्ड फॉर कंजम्पशन। मान लो पोचिंग इधर से इधर जैसे ट्रांसफर कर लिया, काउज वगैरह, ये सबको बहुत ज्यादा पोचिंग होता है ना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा
इलीगल है पर फिर भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है, जिस वजह से ये एक थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू क्या होता है, मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन। इट रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब जहां पे है वो लोग, जहां पे हैबिटेट है उनका, वहां पे ही उनको हम कंजर्व कर रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं उनको एकदम प्रोटेक्शन से, है ना। इसको बोल देते हैं इन सिटू। एक्सीटू कौन सा है, एनसीटू मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब कहीं और जगह मान लो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको उनको कहीं और जगह आके रख के हम उनको क्या कर रहे हैं, अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये होता है मेरा एक्सीटू। एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, पूछा गया था इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे, है ना। इसके बाद आता है आपका बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज बाय पेटेंटिंग एंड कमर्शियलाइजिंग देम विदाउट गिविंग क्रेडिट और शेयरिंग। मतलब मान लो कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है क्योंकि कोई पेटेंटेड, मतलब जैसे मान लो बाय पेटेंटिंग एंड कमर्शियलाइजिंग देम विदाउट, कोई नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, वो नेचर में पाया जाता है पर कोई क्या कर रहा है, जाके उसको पेटेंट कर दे रहा है, लाइसेंस कर दे रहा है अपने यूज के लिए, अपने कमर्शियल यूज के लिए, तो एक तरीके से ये मेरा बायोडाइवर्सिटी के लिए एक थ्रेट है ना। तो ये होता है मेरा बायोपायरेसी। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन बायोपायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, ये वाला डिफरेंस आप पढ़ लेना, है ना। एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एंडेमिक स्पीशीज का भी आपका एक क्या कहते हैं डिफरेंस पूछा गया था, तो ये भी मैंने डाल दिया है। ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे नोट्स में आपके डाले हुए हैं ना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है आपके किसके, बायोपायरेसी के, ठीक है। जैसे मान लो नीम, उसमें किसी ने वो लगा दिया, ठीक है, ये एक नेचुरली ऑकरिंग चीज है, बासमती राइस, टर्मरिक, है ना। तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। अब देखो अगला है कमेंट ऑन इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन। ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे को लगा कि मैं एक बार डाल दूं, तो भाई इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें यहाँ पे लिखा है जिसकी वजह से इंडिया को एक मेगा डाइवर्स नेचर बोलते हैं, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना, है ना। फिर आता है हाउ डज द न्यूट्रिएंट्स एंड द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, है ना। ये एक क्वेश्चन है, ये इसका भी मैंने लिख लिया है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। जैसे कि अभी हमने समझाया था यूनिडायरेक्शनली, एक तरफ ही होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर थोड़ा सा एनर्जी कम होगा, फिर कंज्यूमर से नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा एनर्जी कम होगा। तो कितना कम होता है, हमने देखा 10% लॉ एक फॉलो होता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में अबाउट 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। हर एक एनर्जी में क्या हो रहा है, 90% जैसे ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जा रहे हैं तो 90% ऑफ द एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता है एज हीट। तो इसीलिए जो दूसरे जो नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल को मिलता है वो बस 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है ना। इसके बाद आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या क्या है देखो, पोल्यूशन, है ना। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट दैट कॉज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स, ठीक है। द सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। अ पोल्यूटेंट क्रिएट्स डैमेज बाय इंटरफेयरिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द बायो जियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पोल्यूशन, इसका पोल्यूशन का डेफिनेशन देख लेना। क्या क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरल पोल्यूटेंट्स जो नेचुरल फोर्सेस से बनते हैं, मैन मेड जो मैन मेड बनाता है वो हो गए मेरे। उसके बाद आपको एयर पोल्यूशन आ गया आपका, है ना। आपको एयर पोल्यूशन के बारे में जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो गए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो गए, है ना। एक बार ये नोट्स अगर अच्छे से आपने एक बार रीड करके पढ़ लिया ना, बहुत मतलब सही रहेगा, है ना। इसके बाद ये क्या कहते हैं, है ना, SOX, ठीक है, एसओ सल्फर ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक कैसे होता है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है ना। जैसे सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मैं समझाऊं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। इन द एटमॉस्फेयर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, द रिएक्शन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द प्रोसेस इन द इज द प्राइमरी सिंक ऑफ CO2 कन्वर्टिंग इट इनटू अ लेस हार्मफुल सब्सटेंस। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं रिएक्शन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे रही हूँ जो कि एक लेस हार्मफुल सब्सटेंस है ना। फिर आता है मेरा फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट का इंटरेक्शन होता है सर्टेन पोल्यूटेंट्स के साथ, तब मेरा क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन है, ठीक है, आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, है ना।
इसके बाद आपका आता है, ये भी इसका फॉर्मेशन का पार्ट है ना, बड़े क्वेश्चन में आ चुका है इसलिए मैंने डाला है। उसके बाद आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये भी एक पीवाईक्यू में आ चुका है ना। एयर क्वालिटी, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत खराब है ये वो, तो एयर क्वालिटी भी एक QI क्या होता है, वो एयर कितना क्लियर है, कितना इसके उसके ऊपर इम्प्योरिटीज है, वो मेरे को मेजर करके बताता है ना। एयर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं मेरे, अगर ध्यान से देखो तो बहुत सारे मेरे एयर कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ। एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है, क्या क्या एयर कंट्रोल पोल्यूशन डिवाइसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है ना, इट रिमूव्स पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस इंडस्ट्रीज स्पेशली इन पावर प्लांट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो मेरे एयर पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ से हटाते हैं, कुछ डिवाइसेस डिप्लॉय होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स, स्क्रबर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स है ना। इसके बाद हमारा आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कि कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके एक अलग जगह स्टोर करके रख देते हैं, इसको ये बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दो टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल, जियोलॉजिकल, है ना। टेरेस्ट्रियल मतलब जहां पे जो नेचुरल या दिस इन्वॉल्व्स द नेचुरल और आर्टिफिशियल कैप्चर ऑफ CO2 थ्रू प्लांट ग्रोथ और सॉइल मैनेजमेंट, और जियोलॉजिकल मतलब इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग CO2 एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड इन जियोलॉजिकल कंडीशंस। इसके बाद ओजोन, ओजोन के ऊपर आपका आ चुका है पूरा शॉर्ट नोट, है ना। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन गुड ओजोन होता है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ये शील्ड करता है हमको फ्रॉम सन के अल्ट्रावायलेट रेज से, तो दिस इज अ गुड ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अगर होता है वो हमारा बैड ओजोन होता है, गुड ओजोन बैड ओजोन के बारे में पूछ चुके हैं, है ना। इट इज फाउंड इन लोअर एटमोस्फेयर, अगर लोअर एटमोस्फेयर में है तो ये खराब है हमारे लिए। दिस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज अ मेजर कंपोनेंट, ये मेरे फोटोकेमिकल स्मॉग होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड दिस इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, जैसे कैंसर वगैरह, रेस्पिरेटरी इश्यूज इससे होते हैं, है ना। इसके बाद हमारा वाटर पोल्यूशन आता है। वाटर पोल्यूशन में एक चीज आता है हमारा यूट्रोफिकेशन, है ना। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस इन विच अ वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स, है ना, लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड प्लैंक्टन इन अ वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न सिंस इट ऑफन रिजल्ट्स इन द डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड द डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जहाँ पे एक वाटर बॉडी बहुत ज्यादा रीच हो जाता है, किससे, न्यूट्रिएंट्स के साथ, जैसे मान लो बहुत ज्यादा इसके पास डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये ऑफन रिजल्ट करता है इन द डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी खराब हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, एक्वेटिक प्लांट्स बहुत सारे मर भी जाते हैं इस चीज की वजह से। इसके बाद आता है हमारा BOD एंड COD, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल वाया ऑक्सीडेशन, है ना। जितना ज्यादा हायर BOD होगा उतना ज्यादा मोर ऑर्गेनिक वेस्ट है, मोर पॉल्यूटेड वाटर। कुछ नहीं, BOD मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, और मेरा क्या COD क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल वाया ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन का यूज कर रही हूँ तो वो मेरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये भी आप देख लेना। सॉइल और लैंड पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन ये हमने पढ़ा होता है ऑलरेडी, इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल सॉइल में जो होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट्स, क्या क्या नाम होते हैं इनके, ये आप एक बार देख लेना। इसके बाद इफेक्ट्स क्या होते हैं सॉइल के, कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, ये पूरा डायरेक्ट पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है, अपने एक बार पढ़ लोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना। नोट्स एकदम टॉप नॉच है। उसके बाद देखो सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, देखो द वेस्ट मटेरियल्स विच हैव बीन रिजेक्टेड फॉर फर्दर यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, ये आपसे पूछा गया है। द वेस्ट मटेरियल्स विच हैव बीन रिजेक्टेड फॉर फर्दर यूज एंड विच कैन नाइदर रेडिली एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर नॉर कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इनटू स्ट्रीम्स आर कॉल्ड सॉलिड वेस्ट, है ना। At the all the discarded solid materials from municipal, agricultural and industrial activities are included in solid wastes. The following are common methods जो यूज होता है solid waste को प्रिवेंट करने के लिए। solid waste समझ में आ गया, ठीक है, जो क्या होता है, रिजेक्ट किया होता है फॉर फर्दर यूज विच कैन नाइदर रेडिली एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर नॉट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इनटू स्ट्रीम्स आर कॉल्ड सॉलिड वेस्ट, है ना। क्या क्या मेथड्स यूज होता है ना, डिस्पोजल के लिए, सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, लैंड फिलिंग
कंपोस्टिंग, ठीक है। वेस्ट इज बरीड इन द ग्राउंड इन डेजिग्नेटेड एरियाज, कुछ कुछ एरियाज होते हैं उधर भर भर के हमारे वेस्ट पड़े होते हैं ना। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसको हम लोग मिनिमल टेक्नोलॉजी से भी मैनेज कर सकते हैं, पर इसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस को वो करता है, क्या ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड की ज़रूरत पड़ती है। अगला है मेरा वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि बेटर है। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब यूज ऑफ अर्थवर्म्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हाई क्वालिटी कंपोजिट, ठीक है। ये एनवायरमेंटली सेव होता है, सॉइल हेल्थ को ये खराब होने नहीं देता है ना। ये भी मेरा हो गया। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन आता है आपका। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, इट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अगर लैंड इतना ही खराब हो जाए कि वो यूज करने लायक ना रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नहीं होता, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी ये हो सकता है। क्या क्या कॉसेज हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो सकता है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से हो सकता है। जैसे बहुत ज्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स लैंड में सॉइल में यूज कर दिया तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, है ना। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटामिनेट सॉइल। जैसे मान लो मैं उसको अगर वेस्ट के लिए रख दूँ, इसमें मैं सारे वेस्ट जाके ढकेल रही हूँ, डिस्पोज कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे भी डिग्रेड हो जाएगा, है ना। सॉयल इरोशन हो सकता है, माइनिंग एक्टिविटीज, वाटर लॉगिंग, क्लाइमेट चेंज, कोई भी कॉजेस हो सकता है। 3-4 कॉजेस तो आप पढ़ के ही जाना। उसके बाद फिर से यूट्रोफिकेशन तो समझा दिया, पर फिर भी यूट्रोफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है। मेन कॉजेस क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, वो भी है ना। है आशी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद मेरा होता है मेथड्स ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। मैं वेस्टलैंड को रिक्लेम कैसे कर सकती हूँ, है ना। वेस्टलैंड क्या है मेरा, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग एक अनप्रोडक्टिव अनयूज्ड डिग्रेडेड लैंड को। अगर मैं কি হয়েছে अब वेस्टलैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अनप्रोडक्टिव डिग्रेडेड और बैरन लैंड, मतलब एक खराब सा लैंड, उसको अगर मैं रिस्टोर करूं, इसका मतलब है मैं एक वेस्टलैंड को रिक्लेम कर रही हूँ, है ना। इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, एफोरेस्टेशन होता है, रिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स होता है, ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट 3 यूनिट 4 में काफी मतलब कॉमन टाइप के क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने एक साथ ले लिए। सारे में मैंने क्या किए, जो हमारे देखो यहाँ पे पूरे एक्ट्स वगैरह है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हो गया मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, sustainable development aims to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। ये हमको पता है sustainable development क्या होता है। अब सेवरल मेजर्स ऑब्स्टिकल्स हिंडर्स इट्स प्रोसेस, तो हमारा क्वेश्चन ही था कि क्या क्या मेजर ऑब्स्टिकल्स है जो हमको ये हिंडर करता है। ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, पोवर्टी हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो हो सकता है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हो सकता है, ये सब कुछ कॉजेस है। अब उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस सोशल इश्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन, है ना। ओजोन लेयर डिप्लेशन तो पहले हमने कर ही लिया है ना, फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या सोशल इश्यूज हो सकता है, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सब तो आप खुद बना के भी लिख सकते हो, है ना। पर मैंने पॉइंट वाइज दिया है ताकि आप जब रीड करोगे ना तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे, है ना। फिर कुछ एक्ट्स है जो आपको पढ़ने हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और एक एक्ट मैंने दिया था यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। ये तीनों एटलीस्ट आप करके जाओ, ठीक है। और भी जो जो एक्ट सबको अगर मिलेंगे तो एटलीस्ट एक्ट्स तो सारे आपको करके जाना है। ये 3 तो आपसे पूछे गए थे पीवाईक्यूज में, तो आने की प्रोबेबिलिटी है ना। ये आप करके जाना। इसके बाद आपका आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन क्या कहते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो यूनाइटेड नेशंस ने ले डाउन किए थे इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर में। तो क्या क्या थे ये आपको पढ़ना है। प्रमोट यूनिवर्सल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ताकि सब ह्यूमन लोग क्या करें, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले।
एंश्योर फ्रीडम एंड जस्टिस, ऑब्वियसली ये तो कॉमन है, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स है ना, सपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन है ना। उसके बाद आपका टर्म आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, मतलब क्या है समझाओ। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। जैसे हमको पता है दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो खराब है। सिमिलरली पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन क्या है, एक स्टेज जहां पे साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट, अगर ज्यादा बढ़ नहीं रहा है तो वहां का मैं बोलूंगी वो जगह मेरा क्या है, पॉपुलेशन स्टेबिलाईज्ड है, ठीक है। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बारे में नोट्स आ चुका है, आपको ये करना है। फिर राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ पीवाईक्यू आ चुका है ना। इसके एम्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू और वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है। वैल्यू मतलब मॉडल प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑफ बिहेवियर दैट गाइड हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद अदर्स एंड मेक डिसीजंस। दे रिफ्लेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ सच एज ऑनेस्टी, कंपैशन होना, ऑनेस्ट होना, ठीक है। जो मॉरल प्रिंसिपल संस्कार होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं वैल्यू, है ना। वैल्यू एजुकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू का एजुकेशन मतलब क्या होगा, संस्कार सिखाना, है ना, मॉरल वैल्यूज, मॉरल एथिक्स, ये सब सिखाना, इसका जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, देखो कितना इजी चीज है ना, इस ये आपका आ गया 4 मार्क का, आप आराम से बना के लिख सकते हो, है ना, अगर प्रॉपर चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर अगला है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिखना। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो प्रोसेस है अबाउट ऑफ लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब वो प्रोसेस जिससे मैं एनवायरमेंट के बारे में सीख सकती हूँ, है ना। तो उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स आपको याद करके जाने हैं, है ना। इसके बाद आता है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स गवर्निंग ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को गवर्न कर रहा है, जैसे वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, पानी का अवेलेबिलिटी कैसा है, उस हिसाब से एक जो पॉपुलेशन है वहां पे ग्रो करेगा, है ना, ह्यूमन जाके वहां पे सेटल करेंगे। क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमन लाइक क्लाइमेट है क्या जो ह्यूमन अडेप्ट कर सके उसमें। सॉइल क्वालिटी कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कैसा है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी आपका एक पीवाईक्यू था, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं खुद ही बना के लिख सकते हो। रिसोर्स डिप्रेशन, बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। पोवर्टी होगा, हाउसिंग शॉर्टेजेस, स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। अब व्हाट इज एड्स, इसका भी एक पीवाईक्यू आ चुका है, ये भी आपको करना है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, इसकी वजह से ये होता है। इसके सोर्सेस क्या है ये भी आपको अच्छे से करनी है। फिर आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है, मिटिगेशन, ये आप एक ऐसे टाइप का एक साइकिल भी इसमें बना सकते हो। सबसे पहले आता है आपका मिटिगेशन, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद रिस्पॉन्स, उसके बाद रिकवरी। MPRR बोल के आप इस चीज को याद कर सकते हो। उसके बाद चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में, मतलब जिसमें एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में आपका केस स्टडी आ गया था। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में सबको पता है ना, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना कि क्या हुआ था। प्लांट एक्सप्लोड हो गया था ड्यूरिंग अ सेफ्टी टेस्ट, रिलीजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, बहुत ज्यादा जैसे यूरेनियम था वो रिलीज हो गया था, है ना। उसके बाद आता है आपका EIA, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। EIA के बारे में आ ही सकता है डेफिनेटली। तो मेरा EIA क्या है, देखो, इट इज अ प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई, प्रेडिक्ट एंड इवेल्युएट द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोडक्ट्स और डेवलपमेंट एक्टिविटीज बिफोर दे आर कैरिड आउट। ऑब्जेक्टिव्स और की स्टेप्स आपको अच्छे से करनी है, मतलब कि कोई अगर मेरा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, मान लो कि कोई एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी होने वाला है ना, तो सबसे पहले वो EIA के पास जाएंगे। तो EIA क्या करेगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट निकालेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या इतना वो है एनवायरमेंटली, क्या सही में हार्म कर सकता है, कि इसके लिए एक EIA की जरूरत है क्या, एसेस करने की जरूरत है क्या, ठीक है। अगर ये जरूरत है कि थोड़ा सा भी अगर उनको दिख गया कि हाँ नहीं ये जो प्रोजेक्ट है ये में भी एनवायरमेंटली हार्मफुल हो सकता है, तो वो तब एक EIA रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वो देखेंगे कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर एक सोल्यूशन की ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं, अप्रूवल देता है हमारा EIA,
ठीक है। इसके बाद हमारा है फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट मैप, इसके ऊपर भी आ गया था, है ना। बस एक मैप है और कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट है जब हमारा फ्लड आता है उसको डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। अब लास्ट में आपका डिस्कस द रोल ऑफ आईटी इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, है ना। ये भी, इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, मैंने देखा है 2 बार आ चुका है ये, तो ये भी आप कर लेना कि भाई आईटी का क्या रोल है हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट में, है ना। ह्यूमन हेल्थ में जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, डिजीज ट्रैकिंग एनालिसिस, ये सब हो गया, है ना। और एनवायरनमेंट में क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ये सब चीजें, ये सब कुछ पॉइंट्स आप आराम से याद कर लेना, लिख के आ जाना, ठीक है। चलो अब अगला हो गया मेरा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है, ठीक है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल वो होता है जो इनफाइनाइट बहुत सारा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है ना। ये सस्टेनेबल है, ये एग्जॉस्टेबल है, ये मतलब छट करके खत्म हो जाता है, ठीक है। ये और वो वाला बहुत ज्यादा इनफाइनाइट अमाउंट में है, तो ये सस्टेनेबल है ना। इसको मैं अच्छे से मतलब छट करके रिप्लेनिश कर सकती हूँ। इसको मैं, ये बहुत स्लोली, एक बार अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो बहुत स्लोली ये फिर से आता है या फिर आता ही नहीं है ना, नेचुरली, ठीक है। इसके बाद मेरा आ गया इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इसका भी आपका पीवाईक्यू आ चुका है ना। इसमें भी आपको क्या करना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, नेचुरल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम्स चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। सक्सेशन के टाइम में वन कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, लीडिंग टू चेंजेस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम फंक्शन, ठीक है। क्या होता है, टाइप्स से समझो। सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है, सक्सेशन मतलब एक जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि एक नेचुरल या ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें इकोसिस्टम चेंज होता है, एक इकोसिस्टम चेंज होता है और डेवलप होता है धीरे धीरे। क्या होता है ड्यूरिंग सक्सेशन, एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, मान लो कि पहले एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स था, वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एक कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स में, और जो एक कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स था वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स में। मतलब पूरा एक नया इकोसिस्टम अभी फॉर्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो डेवलप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एक नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस है। प्राइमरी सक्सेशन होता है इसका, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, और इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन मतलब ऑकर्स इन एरियाज वेयर, जहाँ पे प्रीवियस कोई लाइफ नहीं था, सबसे पहले टाइम ये हो रहा है, सबसे पहली बार ये हो रहा है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ना। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब एक ऐसे एरिया में हो रहा है जहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस एक इकोसिस्टम तो था, अभी उस जगह को बस वो रिप्लेस कर रहा है ना। अब इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। उसके बाद आपका आता है बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट है ना। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे हाई स्पीशीज रिचनेस, मतलब बहुत अच्छे बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा, बहुत डिफरेंट तरीके के जहाँ पे मेरे को स्पीशीज मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे मान लो आसाम में आपका वन हॉर्न राइनो बोल के एक वो है, क्या कहते हैं, एक स्पीशीज है ना, जिसका वन हॉर्न है, वो बहुत ज्यादा अभी धीरे धीरे थ्रेट में है ना। बट दिस इज अ काइंड ऑफ मतलब स्पीशी जो कि बहुत अलग है। तो डिफरेंट तरीके का अगर ऐसे हाई रिचनेस हो किसी जगह का स्पीशीज से, उसको, उस जगह को हम लोग बोल देते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब हॉटस्पॉट होने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, 2 चीज होना चाहिए भाई, एक जगह को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए ये 2 पॉइंट फुलफिल होना चाहिए। इट हैज एटलीस्ट 1500 वास्कुलर प्लांट्स, है ना, और दूसरा इट मस्ट हैव लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। ऑल्सो एक ऐसे जगह को हम लोग हॉटस्पॉट बोलेंगे जिसने 70% से ज्यादा जगह जो है अपने ओरिजिनल हैबिटेट जो है उसको वो लॉस कर चुका है, एंड उसको अभी हॉटस्पॉट मैंने घोषित कर दिया। मतलब उसको मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, उसको अच्छे से मेरे को रखना पड़ेगा ताकि मेरी स्पीशीज सही सलामत रहे, है ना। अब अक्रॉस द वर्ल्ड 36 एरियाज है जहाँ पे मेरे बायोडाइवर्सिटी 36 एरियाज है जिनको हमने हॉटस्पॉट्स मार्क किया। जैसे मेरा इंडिया में 4 ही है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा, संदलैंड, है ना। एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं, दिस कैन बी डिफाइंड एज दो स्पीशीज दैट मे हैव वेरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर confined over relatively small ranges, example lion tailed macaque, nilgiri leaf monkey, हाँ, है ना। ये ऐसे स्पीशीज है दैट हैव वेरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिनके ऊपर बहुत ही कम
अब आते हैं हमारे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स जैसे अभी हमने समझाया, प्रोड्यूसर हो गया, मेरा कंज्यूमर हो गया, है ना, ये सारे मेरे क्या है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो भी समझाया, ये मेरे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं एक फूड चेन में। ट्रॉफिक लेवल्स आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फीडिंग पोजीशन इन अ फूड चेन सच एज प्राइमरी कंज्यूमर एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। ओके, इसके बाद आता है मेरा डिकम्पोजर। सेम, ये मेरा पूरा एक फूड चेन रिप्रेजेंट कर रहा है और सारे जो लेवल, जो कंपोनेंट्स है इसमें, ये मेरे ट्रॉफिक लेवल्स को समझा रहा है। अब फूड वेब क्या है, बहुत सारे फूड चेन्स जब इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं वो मेरा हो जाता है फूड वेब। ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क आप बोल सकते हो, है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स सो एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट ही होगा, ऐसा हो सकता है ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड ऑल। ऐसे बहुत एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी बन सकता है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा फूड वेब। फिर आता है हमारे पिरामिड्स, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सॉरी, सबसे पहले नहीं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स कुछ नहीं है, मेरा जो अभी इकोसिस्टम में मैं जैसे नंबर ऑफ वो पढ़ रही थी ना, कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, इसको समझाने के लिए मेरे को जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जिस चीज को मैं यूज करती हूँ वो मेरा होता है एक पिरामिड फॉर्म का, और जिसको मैं बोलती हूँ इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले मेरा होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये इट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। इट कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड। ये नंबर्स का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल शो करता है। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें क्या होता है, ईच लेवल टेक्स इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ईच ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, ये मेरे को अगर शो करना है तो मैं यूज करूंगी मेरा पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। अब ये अपराइट इज ऑल्सो अपराइट, ये अपराइट ही होता है, बट कुछ केसेस में क्या होता है, ओशंस में जहां लार्ज नंबर ऑफ जियोप्लैंक्टन्स, मतलब यूजुअली ओशंस में क्या होता है, ये अपराइट नहीं होता, उल्टा हो जाता है ना। तो ये हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया, है ना। उसके बाद आता है मेरा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, इट डिस्प्लेज द फ्लो ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। पहला नंबर था, दूसरा बायोमास था, ये मेरे को एनर्जी का फ्लो समझा रहा है इन of each trophic level. It is always upright because energy decreases as it moves up the chain. ये हमेशा upright होता है, इसका रीजन पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि हमेशा एनर्जी घटता आता है ना। एनर्जी कभी जैसे जब मतलब जैसे मेरा चेन बढ़ता है वैसा मेरा एनर्जी घटता आता है ना। मेरा प्रोड्यूसर से जब मेरा चेन बढ़ता रहता है तब मेरा एनर्जी हमेशा घटता रहता है, इसलिए ये हमेशा अपराइट रहता है ना। अब देखो अगला मेरा आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल मेनली रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एलिमेंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट्स का साइकिल मेरे को अगर समझना है कि मेरा न्यूट्रिएंट्स कैसे मूव कर रहा है जब मेरा क्या हो रहा है, बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स जब कनेक्टेड हो रहे हैं, जब इंटरेक्शन हो रहा है, तब जो मेरा न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट हो रहा है, ये कौन समझाता है मेरे को, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। अब the term biogeochemical is derived from bio meaning biosphere, geo meaning geological components, and chemical meaning the element that moves through a cycle, है ना। The earth obtains energy from the sun which is radiated back as heat. Rest all other elements are present in a closed system. The major elements include carbon हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। दिस एलिमेंट्स ये ही मेन एलिमेंट्स होते हैं जो मैं न्यूट्रिएंट्स बोल रही थी, यही मेरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो साइकिल होते हैं थ्रू द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, है ना। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला है गैसियस साइकिल्स जिसमें मेरा कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल हो गया, और दूसरा है मेरा सेडिमेंटरी साइकिल्स जहाँ पे मेरा सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, रॉक साइकिल एटसेट्रा ये सब हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आता है मेरा कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच कार्बन इज एक्सचेंज अमंग द एटमोस्फेयर एंड वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। द लाइन इटसेल्फ एक्सप्लेन्स, है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे मेरा कार्बन एक्सचेंज होता है किस किस के बीच में, एटमोस्फेयर, लैंड, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस डायग्राम में, है ना। प्लांट्स क्या करता है, सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले यहाँ से जनरेशन होता है, उसके बाद ये कन्वर्ट करता है इसको इनटू फूड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एनिमल्स ऑब्टेन कार्बन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स, ठीक है। अब हम लोग एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर्स है, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। तो कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, कंज्यूम करने के बाद वहां से क्या करेंगे, वो कार्बन कंज्यूम करेंगे क्योंकि वो लोग प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं ना।
आप क्या करेंगे, एंड रिलीज CO2, ठीक है। अब वो क्या रिलीज करते हैं, जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग क्या रिलीज करते हैं, CO2। अब CO2 मेरा क्या हो गया, बैक इनटू द एयर आ गया थ्रू रेस्पिरेशन, है ना। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करता है, डिकम्पोजर्स ब्रेक देम डाउन रिलीजिंग कार्बन इनटू द सॉइल और एटमोस्फेयर। हमारे भी अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, तो डिकम्पोजर जब ब्रेक करता है तो कार्बन फिर से कहाँ पे चला जाता है, एटमोस्फेयर में या फिर सॉइल में। कार्बन इज ऑल्सो रिलीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बस कार्बन का मूवमेंट में देख रही हूँ कहाँ कहाँ से कार्बन मिलता है ना, by burning fossil fuels and volcanic eruptions. Some carbon gets stored long term in oceans, fossil fuels and forests. The carbon cycle is essential for maintaining life and regulating Earth's climate. Obviously carbon important है, कार्बन नहीं होगा तो अर्थ्स क्लाइमेट ही यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर सकते हम ना, है ना। तो कार्बन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द एटमोस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। अच्छा, कार्बन एग्जिस्ट नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में किस टाइप पे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में करता है, डिपॉजिट्स ऑफ कोल के फॉर्म में करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में मिलता है ना। फिर क्या होता है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, कार्बन इस फॉर्म में। अब क्या होता है, मेरा कार्बन एंटर करता है इनटू बायोटिक वर्ल्ड थ्रू एक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब वो एंटर करता है थ्रू इन द बायोटिक वर्ल्ड, प्राइमरीली फोटो ऑटोट्रॉप्स जैसे प्लांट्स, है ना। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि वो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं to convert carbon dioxide to organic matter and to small extent chemotrophs like bacteria, है ना। ऐसे कार्बन एंटर करता है थ्रू द एक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है ना। तो दे यूज द एनर्जी ऑफ लाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मैटर, है ना। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कार्बन फिर से रिटर्न टू एटमोस्फेयर कैसे करते हैं, हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो फिर से एयर में चला जाता है ना। इसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या मेजर स्टेप्स है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो मेरा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एमोनिया एंड एमोनियम विच प्लांट्स कैन यूज। सबसे पहले जो मेरा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये मेरा जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, दिस इज नॉट यूजेबल बाय प्लांट्स, वो प्लांट्स डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए सबसे पहले इट इज कन्वर्टेड इनटू एमोनिया, और एमोनिया जो प्लांट्स यूज कर सकता है। दिस ऑकर्स इन 3 वेज, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, यहाँ पे नाइट्रोजन को मैं फिक्स कर रही हूँ, डन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में मेरे नाइट्रोजन को, मेरे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो मेरा प्लांट्स यूज कर सके। फिर उसके बाद एटमोस्फेरिक फिक्सेशन, लाइटनिंग क्या करता है, N2 को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर मेरा प्लांट्स यूज कर सकता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, मतलब ह्यूमन मेड कुछ केमिकल से मैं इस चीज को कर सकती हूँ। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है मेरा नाइट्रिफिकेशन, एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड देन इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ, ठीक है। अब मेरे प्लांट्स ने क्या कर लिया, नाइट्रोजन, मेरा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जब एक यूजेबल फॉर्म में आ गया जैसे नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, फिर मेरे सॉइल ने इसको एब्जॉर्व कर लिया, है ना। अब क्यों किया, क्योंकि ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली टू मेक फोटोसिंथेसिस एंड ऑल, टू डू फोटोसिंथेसिस एंड ऑल। उसके बाद आएगा मेरा एसिमिलेशन, प्लांट्स टेक अप नाइट्रेट्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू प्लांट प्रोटीन्स, ठीक है, वो प्लांट प्रोटीन्स बना देता है इससे। अब एनिमल्स कंज्यूम करता है प्लांट्स को एंड कन्वर्ट दिस कंपाउंड्स इनटू एनिमल प्रोटीन, जैसे हम कंज्यूम करते हैं तो उस नाइट्रोजन को हम एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। एमोनिफिकेशन मतलब डिकम्पोजिशन, अब प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मर जाते हैं या फिर जो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट, तो डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, वो इस नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर लेता है एंड वापस वो कहाँ भेज, एंड रिलीज एमोनियम। इसके बाद वो क्या ब्रेक डाउन करता है, किस फॉर्म में, एमोनिया में, एंड इसको वापस सॉइल में भेज देता है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स बैक इनटू नाइट्रोजन गैस, ये बस उल्टा करता है। सबसे पहले हम लोग फिक्स कर रहे थे, है ना, कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से एक यूजेबल नाइट्रोजन बन जाए ताकि प्लांट्स यूज कर सके। लास्ट आते आते क्या होता है, जो यूजेबल नाइट्रोजन बन गया इसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, वापस से नाइट्रोजन गैस में छोड़ देगा इनटू द एटमोस्फेयर। अब मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, अभी फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये चीज शुरू होगा, है ना। ये रहा आपका नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सल्फर। सल्फर इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ, है ना। ये क्या होता है, येलो ब्रिटल टेस्टलेस ऑर्डरलेस मेटल होता है ना।
अब इसमें क्या होता है, देखो सल्फर साइकिल जो होता है उसमें क्या प्रोसेसेस रहता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सल्फर इज स्टोर्ड इन रॉक्स एंड मिनरल्स एज सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स. ओवर टाइम दिस रॉक्स ब्रेक डाउन थ्रू वेदरिंग, रिलीजिंग सल्फर इनटू द सॉइल एंड वाटर. उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स होता है. प्लांट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सल्फर फ्रॉम द soil mainly in the form of sulfate ions and use it to synthesize amino acids and proteins. Consumption by animals, क्या होता है, animals obtain sulfur by consuming plants and other animals. Sulfur becomes part of their proteins and body tissues. Decomposition, उसके लास्ट में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है एंड ऊपर से सल्फेट बैक इनटू द सॉइल आ जाता है ना. अब अगला हो गया मेरा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. ये इंपॉर्टेंट है ना, ये PYQ में भी आ चुका है. ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल वो होता है जो इनफाइनाइट बहुत सारा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है ना, ये सस्टेनेबल है, ये एग्जॉस्टेबल है, ये मतलब छट करके खत्म हो जाता है. ठीक है, ये और वो वाला बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट अमाउंट में है तो ये सस्टेनेबल है ना. इसको मैं अच्छे से मतलब छट करके रिप्लेनिश कर सकती हूँ. इसको मैं, ये बहुत स्लोली, एक बार अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो बहुत स्लोली ये फिर से आता है या फिर आता ही नहीं है ना, नेचुरली. ठीक है, इसके बाद मेरा आ गया इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है, इसका भी आपका PYQ आ चुका है ना. इसमें भी आपको क्या करना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, नेचुरल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम्स चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम. सक्सेशन के टाइम में वन कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लीडिंग टू चेंजेस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम फंक्शन. ठीक है, क्या होता है, टाइप्स से समझो. सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है, सक्सेशन मतलब एक जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि एक नेचुरल या ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें इकोसिस्टम चेंज होता है, एक इकोसिस्टम चेंज होता है और डेवलप होता है धीरे धीरे. क्या होता है, ड्यूरिंग सक्सेशन एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, मान लो कि पहले एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स था, वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एक कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स में, और जो एक कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स था वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स में. मतलब पूरा एक नया इकोसिस्टम अभी फॉर्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो डेवलप होगा. उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. ये एक नेचुरल और ग्रेजुअल प्रोसेस है. प्राइमरी सक्सेशन होता है इसका, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, और इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है. ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन मतलब ऑकर्स इन एरियाज वेयर, जहाँ पे प्रीवियस कोई लाइफ नहीं था, सबसे पहले टाइम ये हो रहा है, सबसे पहली बार ये हो रहा है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ना. सेकेंडरी सक्सेशन मतलब एक ऐसे एरिया में हो रहा है जहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस एक इकोसिस्टम तो था, अभी उस जगह को बस वो रिप्लेस कर रहा है ना. अब इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना. उसके बाद आपका आता है बायोडाइवर्सिटी. हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट है ना. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एनवायरनमेंट. ठीक है, इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे हाई स्पीशीज रिचनेस, मतलब बहुत अच्छे बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट तरीके के जहाँ पे मेरे को स्पीशीज मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैसे मान लो असम में आपका वन हॉर्न राइनो बोल के एक वो है, क्या कहते हैं, एक स्पीशीज है ना, जिसका वन हॉर्न है, वो बहुत ज्यादा अभी धीरे धीरे थ्रेट में है ना. बट दिस इज अ काइंड ऑफ मतलब स्पीशी जो कि बहुत अलग है. तो डिफरेंट तरीके का अगर ऐसे हाई रिचनेस हो किसी जगह का स्पीशीज से, उसको उस जगह को हम लोग बोल देते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना. अब हॉटस्पॉट होने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज होना चाहिए भाई, एक जगह को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए ये 2 पॉइंट फुलफिल होना चाहिए. इट हैज एटलीस्ट 1500 वास्कुलर प्लांट्स, है ना, और दूसरा इट मस्ट हैव लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट. ऑल्सो एक ऐसे जगह को हम लोग हॉटस्पॉट बोलेंगे जिसने 70% से ज़्यादा जगह जो है अपने ओरिजिनल हैबिटेट जो है उसको वो लॉस कर चुका है, एंड उसको अभी हॉटस्पॉट मैंने घोषित कर दिया. मतलब उसको मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, उसको अच्छे से मेरे को रखना पड़ेगा ताकि मेरी स्पीशीज सही सलामत रहे, है ना. अब अक्रॉस द वर्ल्ड 36 एरियाज है जहाँ पे मेरे बायोडाइवर्सिटी 36 एरियाज है जिनको हमने हॉटस्पॉट्स मार्क किया. जैसे मेरा इंडिया में 4 ही है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा, संदलैंड, है ना. एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं, दिस कैन बी डिफाइंड एज दो स्पीशीज दैट मे हैव वेरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर कन्फाइंड ओवर रिलेटिवली स्मॉल रेंजेस. एग्जाम्पल लायन टेल्ड मैकेक, नीलगिरी लीफ मंकी, हाँ, है ना. ये ऐसे स्पीशीज है दैट हैव वेरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिनके ऊपर बहुत ही कम. क्या, अब देखो जो अगला क्वेश्चन आपका पूछता है 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ये भी आपको
पढ़ना है ना। क्या क्या होता है देखो, एकदम थियोरिटिकल चीज है, बस एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है हमारा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या थ्रेट्स है खुद से ही लिख सकते हो। डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, किसी मतलब मान लो कि किसी का ओरिजिनल हैबिटेट एक जगह था जहाँ पे वो स्पीशीज रहता था, अब वो डिग्रेड हो गया, ठीक है, फ्लड आ गया, उसमें कुछ भी हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो उसका हैबिटेट लॉस हो गया, तो वो अगर किसी और जगह चला जाएगा तो वो अभी अडेप्ट नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी सराउंडिंग के साथ। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्पीशीज लाइक टाइगर्स, जायंट पांडास एक्सेट्रा आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज बहुत ज्यादा इनको ओवर यूज, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ओवर यूज के वजह से, मतलब प्रॉपर यूज ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। पोल्यूशन, ऑब्वियसली पोल्यूशन इज ए रीजन, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पे इतने ज्यादा गर्मी हो जा रही है कि कोई स्पीशीज मान लो वो गर्मी की जगह में रह ही नहीं सकता, तो वो वहां पे नहीं रह पाता ना, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना, पोचिंग सबसे इलीगल चीज है ना। तो ये द एनिमल्स आर किल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, सम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आर किल्ड फॉर कंजम्पशन। मान लो पोचिंग इधर से इधर जैसे ट्रांसफर कर लिया, काउज वगैरह, ये सबको बहुत ज्यादा पोचिंग होता है ना, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इलीगल है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है, जिस वजह से ये एक थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू क्या होता है, मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, इट रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब जहां पे है वो लोग, जहां पे हैबिटेट है उनका, वहां पे उनको हम कंजर्व कर रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं उनको एकदम प्रोटेक्शन से, है ना, इसको बोल देते हैं इन सिटू। एक्सीटू कौन सा है, एनसीटू मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब कहीं और जगह मान लो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसको उनको कहीं और जगह आके रख के हम उनको क्या कर रहे हैं, अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये होता है मेरा एक्सीटू। एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, पूछा गया था इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे, है ना। इसके बाद आता है आपका बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज बाय पेटेंटिंग एंड कमर्शियलाइजिंग देम विदाउट गिविंग क्रेडिट और शेयरिंग। मतलब मान लो कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि कोई पेटेंटेड मतलब जैसे मान लो बाय पेटेंटिंग एंड कमर्शियलाइजिंग देम विदाउट, कोई नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, वो नेचर में पाया जाता है, पर कोई क्या कर रहा है, जाके उसको पेटेंट कर दे रहा है, लाइसेंस कर दे रहा है अपने यूज के लिए, अपने कमर्शियल यूज के लिए, तो एक तरीके से ये मेरा बायोडाइवर्सिटी के लिए एक थ्रेट है ना। तो ये होता है मेरा बायोपायरेसी। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन बायोपायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, ये वाला डिफरेंस आप पढ़ लेना, है ना। एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एंडेमिक स्पीशीज का भी आपका एक क्या कहते हैं डिफरेंस पूछा गया था, तो ये भी मैंने डाल दिया है। ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे नोट्स में आपके डाले हुए है ना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है आपके किसके, बायोपायरेसी के, ठीक है, जैसे मान लो नीम, उसमें किसी ने वो लगा दिया, ठीक है, ये एक नेचुरली ऑकरिंग चीज है, बासमती राइस, टर्मरिक, है ना, तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। अब देखो अगला है कमेंट ऑन इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन। ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे को लगा कि मैं एक बार डाल दूं, तो भाई इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें यहाँ पे लिखा है, जिसकी वजह से इंडिया को एक मेगा डाइवर्स नेचर बोलते हैं, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना, है ना। फिर आता है हाउ डज द न्यूट्रिएंट्स एंड द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, है ना। ये एक क्वेश्चन है, ये इसका भी मैंने लिख लिया है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। जैसे कि अभी हमने समझाया था यूनिडायरेक्शनल, एक तरफ ही होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर थोड़ा सा एनर्जी कम होगा, फिर कंज्यूमर से नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा एनर्जी कम होगा, तो कितना कम होता है, हमने देखा 10% लॉ एक फॉलो होता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में अबाउट 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। हर एक एनर्जी में क्या हो रहा है, 90% जैसे ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जा रहे हैं, तो 90% ऑफ द एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता है एज हीट, तो इसीलिए जो दूसरे जो नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल को मिलता है वो बस 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है ना। इसके बाद आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या क्या है देखो, पोल्यूशन, है ना। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट दैट कॉज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स, ठीक है। द सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। अ पोल्यूटेंट क्रिएट्स डैमेज बाय इंटरफेयरिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द बायो जियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पोल्यूशन, इसका पोल्यूशन का डेफिनेशन देख लेना। क्या क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरल पोल्यूटेंट्स जो नेचुरल फोर्सेस से बनते हैं, मैन
मेड जो मैनमेड बनाता है वो हो गए मेरे। उसके बाद आपको एयर पोल्यूशन आ गया आपका, है ना। आपको एयर पोल्यूशन के बारे में जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो गए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो गए, है ना। एक बार ये नोट्स अगर अच्छे से आपने एक बार रीड करके पढ़ लिया ना, बहुत मतलब सही रहेगा, है ना। इसके बाद ये क्या कहते हैं, है ना, SOx, ठीक है। एसओ सल्फर ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक कैसे होता है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है ना। जैसे सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मैं समझाऊं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। इन द एटमॉस्फेयर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, द रिएक्शन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द प्रोसेस इन द इज द प्राइमरी सिंक ऑफ CO2 कन्वर्टिंग इट इनटू अ लेस हार्मफुल सब्सटेंस। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं रिएक्शन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे रही हूँ, जो कि एक लेस हार्मफुल सब्सटेंस है ना। फिर आता है मेरा फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट का इंटरेक्शन होता है सर्टेन पोल्यूटेंट्स के साथ, तब मेरा क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन है, ठीक है, आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, है ना। इसके बाद आपका आता है, ये भी इसका फॉर्मेशन का पार्ट है ना, बड़े क्वेश्चन में आ चुका है इसलिए मैंने डाला है। उसके बाद आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये भी एक PYQ में आ चुका है ना। एयर क्वालिटी, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत खराब है ये वो, तो एयर क्वालिटी भी एक QI क्या होता है, वो एयर कितना क्लियर है, कितना इसके उसके ऊपर इम्प्योरिटीज है, वो मेरे को मेजर करके बताता है ना। एयर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं मेरे, अगर ध्यान से देखो तो बहुत सारे मेरे एयर कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ। एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है, क्या क्या एयर कंट्रोल पोल्यूशन डिवाइसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, है ना। इट रिमूव्स पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस इंडस्ट्रीज स्पेशली इन पावर प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो मेरे एयर पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ से हटाते हैं, कुछ डिवाइसेस डिप्लॉय होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स, स्क्रबर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, है ना। इसके बाद हमारा आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कि कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके एक अलग जगह स्टोर करके रख देते हैं, इसको ये बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दो टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल, जियोलॉजिकल, है ना। टेरेस्ट्रियल मतलब जहां पे जो नेचुरल या दिस इन्वॉल्व्स द नेचुरल और आर्टिफिशियल कैप्चर ऑफ CO2 थ्रू प्लांट ग्रोथ और सॉइल मैनेजमेंट। और जियोलॉजिकल मतलब इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग CO2 एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड इन जियोलॉजिकल कंडीशंस। इसके बाद ओजोन। ओजोन के ऊपर आपका आ चुका है पूरा शॉर्ट नोट, है ना। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन गुड ओजोन होता है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ये शील्ड करता है हमको फ्रॉम सन के अल्ट्रावायलेट रेज से, तो दिस इज अ गुड ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अगर होता है वो हमारा बैड ओजोन होता है। गुड ओजोन बैड ओजोन के बारे में पूछ चुके हैं, है ना। इट इज फाउंड इन लोअर एटमोस्फेयर, अगर लोअर एटमोस्फेयर में है तो ये खराब है हमारे लिए। दिस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज अ मेजर कंपोनेंट, ये मेरा फोटोकेमिकल स्मॉग होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड दिस इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, जैसे कैंसर वगैरह, रेस्पिरेटरी इश्यूज इससे होते हैं, है ना। इसके बाद हमारा वाटर पोल्यूशन आता है। वाटर पोल्यूशन में एक चीज आता है हमारा यूट्रोफिकेशन, है ना। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस इन विच अ वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स, है ना, लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड प्लैंक्टन इन अ वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न सिंस इट ऑफन रिजल्ट्स इन द डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड द डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जहाँ पे एक वाटर बॉडी बहुत ज्यादा रीच हो जाता है, किससे, न्यूट्रिएंट्स के साथ। जैसे मान लो बहुत ज्यादा इसके पास डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये ऑफन रिजल्ट करता है इन द डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी खराब हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, एक्वेटिक प्लांट्स बहुत सारे मर भी जाते हैं इस चीज की वजह से। इसके बाद आता है हमारा BOD एंड COD, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल वाया ऑक्सीडेशन, है ना। जितना ज्यादा हायर BOD होगा उतना ज्यादा मोर ऑर्गेनिक वेस्ट है, मोर पॉल्यूटेड वाटर। कुछ नहीं, BOD मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। और मेरा क्या COD क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल वाया ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन का यूज कर रही हूँ तो वो मेरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा, है ना।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये भी आप देख लेना। सॉइल और लैंड पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन ये हमने पढ़ा होता है ऑलरेडी, इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल सॉइल में जो होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट्स, क्या क्या नाम होते हैं इनके, ये आप एक बार देख लेना। इसके बाद इफेक्ट्स क्या होते हैं सॉइल के, कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, ये पूरा डायरेक्ट पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है, अपने एक बार पढ़ लोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना, नोट्स एकदम टॉप नॉच है। उसके बाद देखो सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, देखो द वेस्ट मटेरियल्स विच हैव बीन रिजेक्टेड फॉर फर्दर यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, ये आपसे पूछा गया है। द वेस्ट मटेरियल्स विच हैव बीन रिजेक्टेड फॉर फर्दर यूज एंड विच कैन नाइदर readily escape into the atmosphere nor can be transported by water into streams are called solid waste, है ना। At the all the discarded solid materials from municipal, agricultural and industrial activities are included in solid wastes. The following are common methods जो यूज होता है solid waste को प्रिवेंट करने के लिए। solid waste समझ में आ गया, ठीक है, जो क्या होता है रिजेक्ट किया होता है फॉर फर्दर यूज विच कैन नाइदर readily escape into the atmosphere nor can be transported by water into streams are called solid waste, है ना। क्या क्या मेथड्स यूज होता है ना, डिस्पोजल के लिए, सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए लैंड फिलिंग, ठीक है। वेस्ट इज बरीड इन द ग्राउंड इन डेजिग्नेटेड एरियाज, कुछ कुछ एरियाज होते हैं उधर भर भर के हमारे वेस्ट पड़े होते हैं ना। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसको हम लोग मिनिमल टेक्नोलॉजी से भी मैनेज कर सकते हैं, पर इसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस को वो करता है, क्या ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड की ज़रूरत पड़ती है। अगला है मेरा वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि बेटर है। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब यूज ऑफ अर्थवर्म्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हाई क्वालिटी कंपोजिट, ठीक है। ये एनवायरमेंटली सेव होता है, सॉइल हेल्थ को ये खराब होने नहीं देता, है ना। ये भी मेरा हो गया। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन आता है आपका। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, इट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अगर लैंड इतना ही खराब हो जाए कि वो यूज करने लायक ना रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नहीं होता, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी ये हो सकता है। क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो सकता है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स लैंड में, सॉइल में यूज कर दिया तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, है ना। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटामिनेट सॉइल। जैसे मान लो मैं उसको अगर वेस्ट के लिए रख दूँ, इसमें मैं सारे वेस्ट जाके ढकेल रही हूँ, डिस्पोज कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे भी डिग्रेड हो जाएगा, है ना। सॉयल इरोशन हो सकता है, माइनिंग एक्टिविटीज, वाटर लॉगिंग, क्लाइमेट चेंज, कोई भी कॉजेस हो सकता है। 3-4 कॉजेस को आप पढ़ के ही जाना। उसके बाद फिर से यूट्रोफिकेशन तो समझा दिया, पर फिर भी यूट्रोफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया, पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है। मेन कॉजेस क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, वो भी है ना। है आशी। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद मेरा होता है मेथड्स ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। मैं वेस्टलैंड को रिक्लेम कैसे कर सकती हूँ, है ना। वेस्टलैंड क्या है मेरा, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग एक अनप्रोडक्टिव अनयूज्ड डिग्रेडेड लैंड को। अगर मैं কি হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ। अब वेस्टलैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अनप्रोडक्टिव डिग्रेडेड और बैरन लैंड, मतलब एक खराब सा लैंड, उसको अगर मैं रिस्टोर करूँ, इसका मतलब है मैं एक वेस्टलैंड को रिक्लेम कर रही हूँ, है ना। इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, एफोरेस्टेशन होता है, रिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स होता है, ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट 3 यूनिट 4 में काफी मतलब कॉमन टाइप के क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने एक साथ ले लिए सारे में। मैंने क्या किए, जो हमारे देखो यहाँ पे पूरे एक्ट्स वगैरह है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हो गया मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, sustainable development aims to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। ये हमको पता है sustainable development क्या होता है। अब several major obstacles hinders its process, तो हमारा क्वेश्चन ही था कि क्या क्या मेजर ऑब्स्टिकल्स है जो हमको ये हिंडर करता है। ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, पोवर्टी हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो हो सकता है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हो सकता है, ये सब कुछ कॉजेस है। अब उसके बाद
अगला जो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस सोशल इश्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन, है ना। ओजोन लेयर डिप्लेशन तो पहले हमने कर ही लिया है ना, फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या सोशल इश्यूज हो सकता है, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सब तो आप खुद बना के भी लिख सकते हो, है ना, पर मैंने पॉइंट वाइज दिया है ताकि आप जब रीड करोगे ना तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे, है ना। फिर कुछ एक्ट है जो आपको पढ़ने हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और एक एक्ट मैंने दिया था यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। ये तीनों एटलीस्ट आप करके जाओ, ठीक है। और भी जो जो एक्ट सबको अगर मिलेंगे तो एटलीस्ट एक्ट्स तो सारे आपको करके जाना है। ये तीन तो आपसे पूछे गए थे पीवाईक्यूज में, तो आने की प्रोबेबिलिटी है ना, ये आप करके जाना। इसके बाद आपका आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन क्या कहते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो यूनाइटेड नेशंस ने ले डाउन किए थे इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर में। तो क्या क्या थे ये आपको पढ़ना है। प्रमोट यूनिवर्सल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ताकि सब ह्यूमन लोग क्या करें, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले। एंश्योर फ्रीडम एंड जस्टिस, ऑब्वियसली ये तो कॉमन है। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, है ना। सपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, है ना। उसके बाद आपका टर्म आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, मतलब क्या है समझो। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। जैसे हमको पता है दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो खराब है। सिमिलरली पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन क्या है, एक स्टेज जहां पे साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट, अगर ज्यादा बढ़ नहीं रहा है तो वहां का मैं बोलूंगी वो जगह मेरा क्या है, पॉपुलेशन स्टेबिलाइज्ड है, ठीक है। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बारे में नोट्स आ चुका है, आपको ये करना है। फिर राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ पीवाईक्यू आ चुका है ना। इसके एम्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू और वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है। वैल्यू मतलब मॉडल प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑफ बिहेवियर दैट गाइड हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद अदर्स एंड मेक डिसीजंस। दे रिफ्लेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सच एज ऑनेस्टी, कंपैशन होना, ऑनेस्ट होना, ठीक है। जो मॉरल प्रिंसिपल, संस्कार होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं वैल्यू, है ना। वैल्यू एजुकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू का एजुकेशन मतलब क्या होगा, संस्कार सिखाना, है ना। मॉरल वैल्यूज, मॉरल एथिक्स, ये सब सिखाना, इसका जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, देखो कितना इजी चीज है ना। ये आपका आ गया 4 मार्क का, आप आराम से बना के लिख सकते हो, है ना, अगर प्रॉपर चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर अगला है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिखना। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो प्रोसेस है अबाउट ऑफ लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब वो प्रोसेस जिससे मैं एनवायरमेंट के बारे में सीख सकती हूँ, है ना। तो उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स आपको याद करके जाने हैं, है ना। इसके बाद आता है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स गवर्निंग ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को गवर्न कर रहा है, जैसे वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, पानी का अवेलेबिलिटी कैसा है, उस हिसाब से एक जो पॉपुलेशन है वहां पे ग्रो करेगा, है ना, ह्यूमन जाके वहां पे सेटल करेंगे। क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमन लाइक क्लाइमेट है क्या जो ह्यूमन अडेप्ट कर सके उसमें। सॉइल क्वालिटी कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कैसा है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी आपका एक पीवाईक्यू था, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं खुद ही बना के लिख सकते हो। रिसोर्स डिप्रेशन, बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। पोवर्टी होगा, हाउसिंग शॉर्टेजेस, स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। अब व्हाट इज एड्स, इसका भी एक पीवाईक्यू आ चुका है, ये भी आपको करना है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, इसकी वजह से ये होता है। इसके सोर्सेस क्या है ये भी आपको अच्छे से करनी है। फिर आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है, मिटिगेशन, ये आप एक ऐसे टाइप का एक साइकिल भी इसमें बना सकते हो। सबसे पहले आता है आपका मिटिगेशन, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद रिस्पॉन्स, उसके बाद रिकवरी। MPG
MPRR बोल के आप इस चीज को याद कर सकते हो। उसके बाद चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में, मतलब एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में आपका केस स्टडी आ गया था। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में सबको पता है ना, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेना कि क्या हुआ था। प्लांट एक्सप्लोड हो गया था ड्यूरिंग अ सेफ्टी टेस्ट, रिलीजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, बहुत ज्यादा जैसे यूरेनियम था वो रिलीज हो गया था, है ना। उसके बाद आता है आपका EIA, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। EIA के बारे में आ ही सकता है डेफिनेटली। तो मेरा EIA क्या है देखो, इट इज अ प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई, प्रेडिक्ट एंड इवेल्युएट द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोडक्ट्स और डेवलपमेंट एक्टिविटीज बिफोर दे आर कैरिड आउट। ऑब्जेक्टिव्स और की स्टेप्स आपको अच्छे से करनी है, मतलब कि कोई अगर मेरा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, मान लो कि कोई एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी होने वाला है ना, तो सबसे पहले वो EIA के पास जाएंगे। तो EIA क्या करेगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट निकालेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या इतना वो है एनवायरमेंटली, क्या सही में हार्म कर सकता है, कि इसके लिए एक EIA की जरूरत है क्या, एसेस करने की जरूरत है क्या, ठीक है। अगर ये जरूरत है कि थोड़ा सा भी अगर उनको दिख गया कि हाँ नहीं ये जो प्रोजेक्ट है ये में भी एनवायरमेंटली हार्मफुल हो सकता है, तो वो तब एक EIA रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वो देखेंगे कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर एक सोल्यूशन की ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं, अप्रूवल देता है हमारा EIA, ठीक है। इसके बाद हमारा है फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट मैप, इसके ऊपर भी आ गया था, है ना। बस एक मैप है और कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट है जब हमारा फ्लड आता है उसको डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। अब लास्ट में आपका डिस्कस द रोल ऑफ IT इन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, है ना। ये भी इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, मैंने देखा है 2 बार आ चुका है ये, तो ये भी आप कर लेना कि भाई IT का क्या रोल है हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट में, है ना। ह्यूमन हेल्थ में जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, डिजीज ट्रैकिंग, एनालिसिस, ये सब हो गया, है ना। और एनवायरनमेंट में क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग, GIS, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ पॉइंट्स आप आराम से याद कर लेना, लिख के आ जाना, ठीक है।